नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है सवाल 10 बजे का और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सीज़फायर के नाम पर फिर से धोखा होगा? आज हम बात करेंगे उस सवाल पर जो पूरी दुनिया इस वक्त पूछ रही है। क्या अमेरिका फिर धोखा देगा? क्या सीज़फायर की मेज के पीछे ट्रंप का असली हथियार टैरिफ और धमकी है? इतिहास गवाह है कि जब जब शांति की बात हुई तब तब ईरान पर वार हुआ। आज विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि क्या ट्रंप का सीज़फायर सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, शांति की बातें और युद्ध की तैयारी। क्या सीज़फायर के नाम पर दुनिया को एक बार फिर अंधेरे में रखा जा रहा है? क्योंकि अभी सीज़फायर की स्याही सूखी भी नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी असली चाल चल दी। ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ का ऐलान कर ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनकी नीति शांति नहीं, शह और मात की। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अब आप याद कीजिए, जब पहले भी वार्ता की मेज सजी थी तभी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोला था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ट्रंप के वादों पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर देखने को भी मिल रहा है। तमाम अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। ट्रंप का सीज़फायर एक विरोधाभास है। एक तरफ वो युद्ध रोकने का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ उन देशों की कमर तोड़ने की धमकी देते हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं। ये सीज़फायर है या आर्थिक घेराबंदी? जानकार मानते हैं ये ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 हफ्तों के लिए सीज़फायर के ऐलान के बावजूद हमले अब भी लगातार जारी हैं। इजराइल ने सीज़फायर के बावजूद लेबनान पर बड़ा हमला किया जिसमें 250 से ज्यादा लोग इस वक्त मारे गए। हिजबुल्लाह ने हमले रोक दिए थे, लेकिन इजराइल ने कार्रवाई जारी रखी। इजरायली सेना ने खुद कहा कि उसने सिर्फ 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमला किया। अमेरिका और इजराइल ने कहा कि लेबनान सीज़फायर का हिस्सा नहीं है। इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो जवाब करारा दिया जाएगा। तो क्या इस बार भी सीज़फायर सिर्फ एक छलावा साबित होगा? क्या ट्रंप की धमकियां पश्चिम एशिया को एक नए और भीषण युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं? तो आज सवाल 10 बजे में हम अपने खास मेहमान से समझेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का सीज़फायर एक रणनीतिक धोखा है? क्या अमेरिका पर भरोसा करना इस बार भारी पड़ सकता है? ये बड़ा सवाल है जिसको समझेंगे, क्योंकि एक तरफ सीज़फायर की बात हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो आप समझिए। लेबनान में हमले जो है वो किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लेबनान सीज़फायर का हिस्सा ही नहीं और इसकी वजह से ईरान नाराज नजर आ रहा है। चलिए मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कर्नल हिमांशु सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़िए, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। तस्वीर किसी से छिपी नहीं, धमकियां दी गई, दावे किए गए, जीत गए, हार गए, सब कुछ। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ मान लेते हैं, सीज़फायर की बात भी मान लेते हैं, लेकिन इसके बाद की जो पिक्चर देखने को मिल रही है लेबनान में, वो क्या है? हिमांशु जी। नमस्कार, जय हिंद। देखिए 260 के करीब लोग मारे गए हैं जो ये सीज फायर के बाद हिजबुल्ला को खत्म करने के लिए जिस तरह से इजराइल ने हमले किए हैं जी। ईरान की तरफ से बात बहुत साफ थी कि जो भी उसके ट्रिपल एच हैं वो इसमें शामिल होंगे।
अगर अमेरिका ने सीज फायर को अपनी तरफ से ट्वीट करके पहले बताया था कि सीज फायर के लिए बात चली है और अब 10 तारीख को उस पर बात होगी और 15 दिन के लिए ये युद्ध रोक दिया जाएगा, तो देखिए कहीं ना कहीं या तो अमेरिका और इजराइल के बीच में भरोसे की कमी थी, या नेतन्याहू को इसमें पूरी तरह से ये समझाया नहीं गया था कि ये पॉइंट्स हैं जिसको लेके हम सीज फायर करना चाह रहे हैं। अब अगर इस स्थिति में युद्ध आता है जहां पर कि आप एक तरफ सीज फायर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हमले नहीं रुक रहे हैं, तो इसकी वैधता है ही नहीं। देखिए अभी कोई फॉर्मल सिग्नेचर किसी भी मसौदे पे हुए नहीं थे, ये सिर्फ ड्राफ्ट था। अगर ड्राफ्ट पे भी डिस्कशन होना है तो हम इसको सीज फायर तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक कोई फॉर्मल सिग्नेचर्स ना आए। एक ट्वीट करके कह देना और उस चीज को अगर अमेरिका की संसद में भी नहीं पास किया गया है, या जिस तरीके से एक फॉर्मल चीजें होती हैं, एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है, उस तरीके से चीजें नहीं की गई हैं। और इसके अलावा एक और जो बड़ी बात है, देखिए आशीष आप समझेंगे इस बात को कि भरोसा जब तक नहीं होता है हर शांति अस्थायी होती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि सीज फायर क्या रणनीतिक धोखा है, क्या अमेरिका पर भरोसा करना इस बार भी भारी पड़ सकता है? बिल्कुल, इसमें अमेरिका पे भरोसा नहीं किया गया है। देखिए जब ईरान की तरफ से बयान आया था उसने बहुत क्लियर कहा था कि हमारी उंगली ट्रिगर पे है, हॉर्मुज अभी भी एक दिन के लिए भी नहीं खुला है। सो चीजें बहुत साफ है। देखिए नेतन्याहू इस युद्ध को खत्म नहीं होना देना चाहते क्योंकि उनकी आंतरिक स्थिति बहुत कमजोर है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहां पे गए थे तो जिस तरह से नेसेट के अंदर हमें कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली थी जिससे पता चला था कि विपक्ष वॉकआउट कर गया था। तो जब हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं और विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहे हैं, इजरायली लोगों को आदत नहीं थी इस तरह के बम धमाके देखने की। दो दैट कंट्री स्टेज इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर, मैं खुद वहां कई बार जाके आई हूं तो मुझे पता है वो कैसी कंट्री है। लेकिन उनको जितना भरोसा आयरन डोम पे था, डेविड स्लिंग पे था, वो सारे भरोसे उनके चकनाचूर किए हैं ईरान ने। तो नेतन्याहू नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह भी जीवित रहे और ईरान फिर से सशक्त होकर खड़ा हो पाए। ठीक है। तो वो चाहेंगे और उन्होंने कहा भी है जी, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि या तो युद्ध से या समझौते से, जब तक हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते हम नहीं मानेंगे। तो ये सीज फायर इजराइल नहीं मानेगा। मतलब ये एक सीज फायर धोखा है दिनेश सर, और इसके पीछे अमेरिका के लिए एक और मौका है, वो उस मौके को भुनाने की कोशिश करने वाला है। कोई और प्लानिंग है, कैसे देख रहे हैं आप? आशीष जी, मैं ये जो वायलेशन, ये जो कहा जा रहा है कि सीज फायर की वायलेशन हो रही है, लेबनान के ऊपर अटैक किया जाता, मैं इसको दूसरी नजर से देखना चाहता हूं। जब मेरा समझने का नजरिया जो है वो एक थोड़ा सा भिन्न लगता है जी। देखिए साहब, सीज फायर हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, और जितनी भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है, जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट है, इनकी तरफ से 10 गई हैं, उनकी तरफ से 15 गई हैं। तो उनके ऊपर तो अभी इस्लामाबाद के अंदर बातचीत होनी है। हम उसको ऐसे किस नजरिए से देख सकते हैं कि ये सीज फायर का वायलेशन हो रहा? अरे भाई, वायलेशन तो समझा जाएगा जब शुक्रवार को बातचीत होती है और उसके बाद जो है किसी प्रकार का जो है उसके अंदर ये पॉइंट निकल कर आता है कि बातचीत को हम तभी आगे बढ़ाएंगे अगर इजराइल भी जो है लेबनान के ऊपर हमले बंद कर देता। ठीक है सर, आपने इसका जिक्र किया, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक बड़ी खबर बता दूं, इसी से जुड़ी हुई है, दर्शकों के सामने वो खबर रख देता हूं, फिर आपके पास वापस लौटता हूं। इजराइल ने लेबनान पर कहर बरसाया, 10 मिनट में 100 मिसाइलें दागी गई हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस हमले में 250 लोगों की मौत जो है वो अब तक हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लेबनान पर जो कहर जो है वो देखने को मिला है। 10 मिनट में करीब 100 मिसाइलें दागी गई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो है 10 मिनट के अंदर मिसाइलें दागी गई और फिर अफरा तफरी का माहौल जो है वो आसपास देखने को मिला। इस चीज को ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और सीजफायर के बाद कहीं ना कहीं माहौल कुछ और था, लेकिन लेबनान में लगातार हमले जारी थे। ये उसकी तस्वीर है कि किस तरह से हमला किया गया, जो पूरी बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से धराशायी नजर आई और आसपास अफरा तफरी का माहौल है। दिनेश सर, इस पर रिएक्शन और साथ ही साथ अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। देखिए, एक बात तो ये देखिए कि 28 फरवरी के बाद जो है लेबनान के ऊपर इजराइल ने तो कोई हमला नहीं किया था, उसका तो ये रिटेलिएशन था क्योंकि हिजबुल्लाह ने जो है रॉकेट दागे गए हैं। तो
हिजबुल्ला ने जो है एक प्रकार से इनवाइट किया है इजराइल को कि वो इसका रिटेलिएशन करे। अब बात हो जाती है दूसरी, जो जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो ईरान से आ रही हैं, जो अमेरिका से आ रही हैं, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब दे रहे हैं अमेरिका के। देखिए, किसी भी नेगोशिएशन में जाने से पहले जो होता है, दोनों पार्टीज जो है अपनी किसी प्रकार की शक्ति का प्रदर्शित करते हैं, ताकि जी। जिस समय वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जाएं हाँ। तो उनकी बात के अंदर ज्यादा दम हो। हम्म। देखिए, जिस प्रकार से जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए, अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का और जिस प्रकार से अपने गुणगान गाए कि जी। हमने टोटली ईरान को जो है डिफीट कर दिया इन ऑल रेस्पेक्ट। उसके बाद जो है ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हमने जो है अभी तक ट्रिगर के ऊपर से उंगली हटाई है, लेकिन अपने हथियारों को डाउन नहीं किया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक नेगोशिएशन कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, जब तक कि एक कंड्यूसिव वातावरण ना बनाया जाए। यहाँ पे जैसा कि हमारे दूसरे साथी ने अभी कहा कि वहां पे ईरान और अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रस्ट डेफिसिट है। हाँ। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है एक प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि किसी भी देश ने जो है ईरान को वेपन सप्लाई किए तो हम उसके ऊपर 50% जो है टैरिफ लगाएंगे। तो ये एक प्रकार के इंडिकेशन होते हैं अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि देखिए साहब, अभी तो आप टेबल के ऊपर आए भी नहीं है, हमने बाकी लोगों को भी एक प्रकार की चेतावनी दे दी गई है कि आपको किसी प्रकार लेकिन का लेकिन हथियार या लेकिन मिलिट्री हार्डवेयर सर, कहीं से ये नहीं मिलेगा। अगर अमेरिका को अभी भी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ रही है और उसके बाद से ये चीजें करने पड़ रही है, तो वो सवाल तो वहां पर भी उठता हुआ नजर आएगा। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े, विदेश मामलों की जानकारी। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये सवाल आपसे ही है कि ये अभी भी क्या अमेरिका को स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है जहां पर सीज फायर की बात हो रही है, और क्या ये भी एक टैक्टिक्स होता है? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो आपको, हमारे डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। ये देखिए, निसंदेह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रम्प का जो प्रशासन है, उसमें वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं, शक्ति के साथ शांति को लाने की बातें करते हैं। और इसी तरीके की जो सीज फायर को कराने के संदर्भ में हमास के साथ जब इजराइल का सीज फायर हुआ था, उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमास को बहुत भारी धमकियां दी थी कि यदि आपने सीज फायर के लिए राजी नहीं हुए तो आपको फिर हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। हिजबुल्लाह के साथ भी इसी तरीके की बहुत जबरदस्त प्रेशर टैक्टिक्स लगाई थी, और उसके बाद हिजबुल्लाह भी एक सीज फायर के लिए तैयार हुआ था इजराइल के साथ। और अब जो उन सारे जो हिजबुल्लाह, हमास, हूती, जो HHH है, और इसके अलावा जो अन्य जो संगठन है, उनका जो मेन स्पॉन्सर और सपोर्टर जो राष्ट्र ईरान है, अब उसको भी उन्होंने उसी तरीके के टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए भारी इसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए कि आपकी हम पूरी सिविलाइजेशन ही समाप्त कर देंगे यदि आप नहीं माने। तो ऐसे में उनको इस संदर्भ में भी जाहिर है कि अब ईरान की तरफ से जो सहमति दिखाई गई लास्ट मोमेंट में, उससे एक सफलता मिली है। लेकिन मैं अवश्य इस बात को कहना चाहता हूं कि जो निगोशिएशन शुरू होने जा रहे हैं, उसमें दोनों ही पक्षों को अपनी जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उसके ऊपर पुनर्विचार करना होगा, उसे त्यागना होगा। नहीं तो ये जो अभी तो 15 दिनों का ये जो सीज फायर हुआ है, लेकिन चूंकि वार्ता की प्रक्रिया जटिल होगी, मिसट्रस्ट बहुत है, बिल्कुल हमारे पैनलिस्ट ने जो कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में ये जो प्रक्रिया है इतनी आसान नहीं होने जा रही है। तो इस प्रक्रिया में इसमें ब्रेकडाउन्स भी आ सकते हैं। संभव है कि बातचीत में कोई आउटकम ना निकले और अगले दिन से हमले शुरू हो जाए और फिर काउंटर अटैक शुरू हो जाए, जैसा कि अमेरिका की तरफ से लगातार ये चेतावनी भी दी जा रही है कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, वी कैन डू एनीथिंग एनी टाइम यदि ऐसी सिचुएशन आती है। और वहीं जो है ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम भी उसको रिटेलिएट करेंगे। तो ऐसे में बेहतर ये होगा कि दोनों ही पक्ष बुद्धिमत्ता के साथ काम लें। विजडम जो प्रिवेल हुई है, पर इसको बुद्धिमत्ता तो मान ही नहीं रहे ना, यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि इसको बुद्धिमत्ता कैसे माने? क्या ये छलावा वाली एक्टिंग नहीं है? ठगने का काम या बेवकूफ बनाने का काम जो है वो नहीं करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। देखिए, ये अगर इसको ये ऐसे कहें कि ये बुद्धिमत्ता नहीं है, तो मैं तो उसको सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर छलावा अगर करना है तो फिर तो तबाही के लिए तैयार रहना होगा। और अगली बार जो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो अभी तक जो हुआ है, ये तो अभी कुछ नहीं हुआ है।
इससे भी बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और ये जो अगला जो फेज होगा उसमें भारी तबाही और बर्बादी का सामना करना होगा। और ये जाहिर है कि अगर उस सिनारियोज को दोनों पक्ष ध्यान में रखें तो बेहतर हो कि बुद्धिमत्ता से ही काम लिया जाए और ज्यादा डिसेप्शन इत्यादि में न जाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो धोखा देना और टैक्टिक्स इत्यादि से हटना होगा, जंगी जुनून से हटना होगा और बुद्धिमत्ता के साथ काम लेना होगा। और मैं कल भी मैंने लगातार अनेक चैनल्स पे इस बात को भी कहा कि ये आज का जो घटनाक्रम है ये बुद्धिमत्ता की जीत है और मैं आशा और प्रार्थना भी करता हूं कि ये जो आगे भी ऐसी बुद्धिमत्ता बनी रहे। तो ये अब देखना होगा क्या होता है, लेकिन इस्लामाबाद में जो नेगोशिएशन शुरू होंगे। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि ये जो सीज फायर हुआ है इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन तीनों साइड्स में आपसी सहमत बन गई। पाकिस्तान ने एक मैसेंजर की भूमिका निभाई, लेकिन चाइना की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना ने भी अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है और चाइना एक महाशक्ति का स्टेटस रखता है। रशिया, यूरोपियन जो राष्ट्र और वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र जिस तरीके से लगातार वो इस पूरे इस विषय को लेकर के वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लाख कहने के बावजूद भी कि आप अपनी सेनाएं भेज दीजिए, यूरोपीय राष्ट्रों ने सेनाएं नहीं भेजी। और सबसे बड़ी प्रशंसा तो मैं वेस्ट एशिया के राष्ट्रों की करना चाहूंगा कि सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, जॉर्डन, किसी ने भी ईरान के सारे प्रोवोकेशंस के बावजूद भी कोई रिटेलिएशन नहीं किया और वो नहीं चाहते थे कि इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन हो। यूरोप नहीं चाहता था कि इसका कोई ग्लोबल एस्केलेशन हो। इसी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो इस युद्ध को सपोर्ट नहीं करता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये युग युद्ध का युग नहीं है। अगर आप इस युग को युद्ध का युग बनाने की साजिश रचेंगे तो उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ये बात स्पष्ट है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि आगे भी ऐसी ही बुद्धिमत्ता प्रिवेल होने की संभावना ज्यादा है। और लेकिन अगर ब्रेकडाउन होते हैं तो उसके लिए हमें कंटिजेंसीज के लिए तैयार रहना होगा, ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है हिमांशु जी, अमेरिका और इजराइल ने कहा कि लेबनान सीजफायर का हिस्सा नहीं है। जाहिर सी बात है कि पहले तो बातचीत जरूर हुई होगी ना, हमने खबर भी दिखाई थी कि जहां डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत जो है वो की है। लेकिन अगर वो हिस्सा नहीं है सीजफायर का तो ईरान कैसे चुप बैठेगा? आता हूं मैं आपके पास वापस आता हूं, बड़ी खबर बता दूं, इस पर रिएक्शन लूंगा आपका। लेकिन ईरान से युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। मिडिल ईस्ट में यूएस सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी, यह बड़ी खबर है। ईरान से युद्ध पर ट्रंप का यह बड़ा बयान है। मिडिल ईस्ट में यूएस सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी, समझौता नहीं माना तो महाविनाश होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अतिरिक्त हथियार और गोला बारूद जो है वो तैनात है, अगली जीत के लिए पूरी तैयारी है। हिमांशु जी, पहले सवाल का भी जवाब, साथ ही साथ इस पर आपका रिएक्शन कि एक तरफ सीजफायर की बात हो रही है, फिर युद्ध पर ट्रंप का बयान सामने आ जाता है, यूएस सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी, गोला बारूद जो है अतिरिक्त वो तैनात रहेंगे। ये क्या मैसेज जा रहा है, ये क्यों कर रहे हैं वो? आशीष, मुझे इसको विस्तार से समझाने के लिए थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, जहां तक लेबनान का सवाल है वहां पर हिजबुल्लाह पावर में भी है काफी हद तक। तो इट इज नॉट जस्ट कि वो मिलिशिया है, लेकिन वो बहुत सारे इंटरनल अथॉरिटीज को भी कंट्रोल करता है। इस समय जो डिस्प्लेसमेंट वहां से लोगों का हुआ है, लगभग 10 लाख के करीब लोग हैं जो लेबनान में डिस्प्लेस हुए हैं। तो यूनिफिल जो वहां पे काम करता है, मुझे लगता है कि इतने सालों से हम देख रहे हैं कि लेबनान में शांति की कोशिश की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रही है। और जब से सीज फायर वहां पे शुरू हुआ है तो गाजा में और लेबनान की तरफ इजराइल की तरफ से 15,000 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब हम एक चीज समझ लें कि ईरान ने ये जो अपने प्रॉक्सीज हैं उनको इसीलिए खड़ा किया था, उसको समझ में आ गया था कि वो अमेरिका और इजराइल से सामने से युद्ध नहीं लड़ सकता है। लेकिन लगातार, जैसे किसी चीज में अगर आप लगातार छेद करते रहें तो वो कमजोर हो जाती है, तो उसकी वो कोशिश है। हिजबुल्लाह और हमास कमजोर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये खत्म नहीं हुए हैं। और जब तक इनके पास में साजो सामान और हथियार रहेगा, ये इसी तरह से इजराइल को परेशान करते रहेंगे। इसलिए नेतन्याहू ने कहा था कि जब तक मेरे टारगेट्स पूरे नहीं होते मैं युद्ध विराम नहीं करूंगा। अब जहां तक जियोपॉलिटिक्स की बात है, देखिए इसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील नहीं कर रहे हैं, ये एक तरीके से चाइना से डील किया जा रहा है। मई में वो विजिट करेंगे चाइना, उनकी विजिट की भूमिका तैयार हो गई है। इस समय ताइवान के विपक्ष के नेता ऑलरेडी चीन में हैं और
ये जो पूरा एक ट्रायंगल है रशिया, चाइना और ईरान का, ये पूरा जग जाहिर है। देखिए, अगर इतने सारे समय से 12,700 सैंक्शन अगर अमेरिका ने लगा रखे थे ईरान पे, उसके बाद भी अगर ईरान की इकोनॉमी चल रही है तो उसके पीछे चाइना का हाथ है। 400 अरब का इनका एक डील हुई है जिसके तहत इनका तेल का लेन देन होता है, प्लस रशिया इनको मिसाइल्स भी प्रोवाइड कराता है। तो अभी जब अमेरिका को ये चीज समझ में आ गई है कि चाइना उसको टक्कर देने की, मैं ये नहीं कहूं कि हालत में आ गया है, लेकिन टक्कर दे सकता है, जैसे ईरान ने भी दिखा दिया ना कि टक्कर दे सकता है, तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि उसको और ज्यादा उलझना पड़े, क्योंकि वेनेजुएला में उसने ऑलरेडी पटकनी दी है चाइना को। बहुत सारी जगह हमने देखा है कि, और चाइना ने क्या किया, जैसे ही आपने उसके तेल पे प्रतिबंध लगाया, उसने रेयर अर्थ मिनरल्स का खेल शुरू कर दिया। तो जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो इस युद्ध से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी नहीं है लेकिन परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। और देखिए, जो बयान भी अमेरिका ने दिए हैं इस सीज फायर, सो कॉल्ड सीज फायर का मसौदा जब तैयार किया है, देखिए जेडी वेंस ने अब वो इसमें हर चीज में इन्वॉल्व रहेंगे। पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं कि ये ईरान गिड़गिड़ा रहा था। दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी जो, हम साथ में मिलके जो टोल नाका है जो भी है वो करेंगे। तो वो एक तरीके से वो नहीं चाहते कि उनकी जो नेवी है वो वहां से विड्रॉ करे, यानी उनको हॉर्मुज में अब अपना हफ्ता भी चाहिए। हाँ। अगर ईरान वहां पे कह रहा है कि हम वहां से टोल वसूलेंगे, हाँ, $1 प्रति बैरल, हाँ, वो भी अपना हफ्ता चाह रहे हैं। सो थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट इज, आशीष, इतना सिंपल नहीं है इन चीजों को डिकोड कर पाना, बिकॉज इसके लेयर आफ्टर लेयर्स हैं और बहुत सारे इसमें एंगल है। जी, ओवर टू यू। ठीक है दिनेश सर, यही एक वजह है कि इसी वजह से वो यूएस सैनिकों की जो तैनाती की बात कर रहा है कि वो जारी रहेगी, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही एक वजह है, या कोई और रणनीति जिसका शक हम और आप मिलकर जाहिर कर रहे हैं कि शायद सीजफायर का जो दिन है वो भी ना पूरा हो और कुछ बड़ा देखने को मिल जाए, या सीजफायर के बाद देखने को मिल जाए, या अगर जो बातचीत चल रही है 10 और 15 पॉइंट्स को लेकर, अगर उस पर बातचीत नहीं बनी तो कुछ और तस्वीर हो जाएगी। आशीष जी, देखिए साहब, ऐसा होता है जबकि फोर्सेस जो होती हैं, जहाँ आर्म्ड फोर्सेस कहीं पे डिप्लॉय होती हैं, उनको वहां से इमीडिएटली जो है ओवरनाइट जो है विड्रॉल नहीं किया जाता, उनको तभी विड्रॉल या रीएडजस्ट किया जाता है जिस समय की सिचुएशन पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाती है और आपको किसी प्रकार का दुश्मन की तरफ से कोई खतरा नहीं होता और आप अपने दिए हुए जो टास्क हैं उनको आप इंश्योर करते हैं। उसके बाद आपका रीडिप्लॉयमेंट और जहां वहां से फोर्सेस को वहां से निकालना के लिए सोचा जा सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री से। लेकिन साहब देखिए, जो बातचीत हम कर रहे हैं और जैसा हमारे मैडम ने भी पूरा डिटेल में बताया, मैं इनके साथ एग्री हूं, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो है ना, जब हम बात करते हैं सीज फायर की और आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, तो उसके इंडिकेशन जो हैं वो आपको अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आया था कि ये वी विल नॉट अलाउ यूरेनियम एनरिचमेंट, एंड एक दो पॉइंट और आए हैं। अभी मॉर्निंग के अंदर जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी है उन्होंने कहा था कि काइंड ऑफ ए डिमांड वी गॉट फ्रॉम ईरान, so these paper has been thrown in the dustbin। अगर आप इस प्रकार की आपका पूर्वाग्रह बन चुका है तो आपका जो है कॉमन पॉइंट क्या है जिनके ऊपर आप बातचीत करेंगे। ईरान भी अपनी तरफ से उसने भी ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे हैं कि इसको कि आम व्यक्ति भी समझ जाएगा कि इनको माना नहीं जाएगा। पहला जो है, एक पॉइंट जो है उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आती है, वो कहता है कि मैं परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो बात करता है कि मुझे अलाउ किया जाएगा यूरेनियम एनरिचमेंट का। फिर वो कहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर से अमेरिकन बेसिस जो है वो वहां से हट जाने चाहिए, और इस प्रकार की और भी कई चीजें हैं कि हार्मुज के ऊपर हमारा कंट्रोल हो, जितना हमारा खर्चा हो रखा, जितना हमारी डैमेजेस हुई हैं उसे अमेरिका पूरा करे, भरपाई की भी बात जो उसने की है, भरपाई की जाएगी। तो ये जो है, मुझे अब मैं आशावादी तो हूं, लेकिन जिस प्रकार की वहां से वाइब्स निकल कर आ रही हैं, जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, आप देख लीजिए, स्टेटमेंट देख लीजिए। कल हंगरी के अंदर उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब कहते थे कि हम यूएस प्रेसिडेंट ने उनको बताया है कि आप जाके बातचीत कीजिए, आप जाइए गुड फेथ में, लेकिन उनको पता है कि अगर ईरानियन जो हैं
गुड फेथ में बात नहीं करते हैं, जब वो हमें चीट करने की कोशिश करते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट जो है बड़े इम्पेशेंट हैं। हाँ। अरे वो पूरे वर्ल्ड के सामने कह रहा है कि मेरे प्रेसिडेंट जो है बड़े इम्पेशेंट हैं प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। उसके बाद जो है उनकी स्टेटमेंट आती है कि अगर लेबनान के एक मुद्दा बना के अगर वो सीज फायर तोड़ रहे हैं तो वो एक महरून टाइप के लोग बाग हैं, जिनके बहुत ही मंद बुद्धि के व्यक्ति हैं, जो हिंदी के अंदर मैं कह सकता हूं, जब मैं ये समझ सकता हूं कि लो बुद्धि के व्यक्ति हैं। तो मेरा ये मानना आशीष जी कि वी शुड कीप आवर फिंगर क्रॉस कि ये पॉजिटिव सेंस के अंदर जो है इनकी वार्ता बने और यहाँ पे स्थायी शांति हो। ये नहीं है कि सिर्फ ये युद्ध जो है उसी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करता है। और मैं एक इंडियन होने के नाते मुझे अपने हित देखने हैं, जब हमें अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं कि हमें ये युद्ध रुकने से क्या फायदा होगा और युद्ध चलता रहता है तो क्या नुकसान होगा, ना कि हमें एक पाकिस्तानी जो है वो एक मैसेंजर्स के तौर के ऊपर जो है उछल कूद मचा रहे हैं। उनको बड़ा है कि हमने अपना विश्व पटल के ऊपर एक अपना हमने स्थान बना लिया, हम कूटनीति के जो चाणक्य बन गए हैं। तो हमें वो चीजों के बारे में वो ड्राफ्ट वाला जो केस है वो शायद छुपाने की कोशिश है, और पाकिस्तान अपनी जगहसाई किस तरह से कर रहा है वो छुपा नहीं है। सीज फायर की शर्तों पर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आए। संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने आरोप लगाए अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया। अमेरिका ने 3 बिंदुओं का उल्लंघन किया, ये गालिबफ की तरफ से कहा गया है। सीज फायर के बाद ईरान के आसमान में ड्रोन नजर आए हैं। समझौते के बावजूद लेबनान में अटैक हो रहे हैं, ये भी गालिबफ की तरफ से कहा गया है। अमेरिका ने यहां पर सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया है। सीज फायर की शर्तों पर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आए। संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने आरोप लगाए कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने 3 बिंदुओं का यहां पर उल्लंघन किया है, बाकायदा उन्होंने जिक्र किया। गालिबफ की तरफ से कहा गया है सीज फायर के बाद ईरान के आसमान में ड्रोन नजर आए हैं। समझौता हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, उसके बावजूद लेबनान में लगातार इजराइल की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये ईरान का पक्ष है। ऐसे में देखना होगा कि कल जो सीजफायर हुआ है 15 दिन के लिए, जिसमें कहा गया है कि बीच में बातचीत होगी, क्या वो बातचीत तक का ये सीजफायर बना रहेगा, बातचीत हो भी पाएगी, या फिर उससे पहले ये गतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, रचार रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल हिमांशी सिंह, रचार रक्षा विशेषज्ञ, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हिमांशी जी आपके पास आ जाते हैं। जो स्थिति अभी आप देख रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो सीज फायर है ये बना रहेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहां पर। अगर हम देखें, ईरान के हिसाब से लेबनान को इंक्लूड किया गया उन शर्तों में जिस पर सीज फायर हुआ है, जबकि अगर हम इजराइल और अमेरिका का पक्ष देखें तो लेबनान को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन इतना बड़ा मिसकम्युनिकेशन, कंफ्यूजन, इज इट पॉसिबल? मोनिका, ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, ये बहुत चीजें क्लियर हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अमेरिका भले ही पूरी दुनिया को ये शो कर रहा है कि वो युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि इस पूरे वेस्ट एशिया में अस्थिरता बनी रहे, क्योंकि अगर अस्थिरता बनी रहेगी तो वो अपने हथियार बेच पाएंगे। और जैसे कि कुछ अपुष्ट खबरें भी हैं, कुछ पुष्ट खबरें भी हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं वो यहाँ पर अपने यहाँ से हथियार बेचना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो इस समय की जो स्थिति है, इसमें अगर पूरे विश्व में चाहे जितनी भी तबाही हो रही है, लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम से अगर कोई पैसे बना रहा है तो वो ट्रंप फैमिली है। तो अब चाहे अस्थिरता रहे, चाहे युद्ध विराम रहे, चाहे सीज फायर टूटे, चाहे युद्ध दोबारा हो, मुझे लगता है कि ट्रंप फैमिली का बिजनेस इस समय बहुत बूम पे है। और जहां तक देखिए लेबनान की बात है, तो लेबनान और जो हिजबुल्लाह का जो हम देख रहे हैं पक्ष, इसमें डेफिनेटली ईरान उनको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और हुती तीनों ही ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ईरान न सिर्फ उनको ट्रेनिंग देता है बल्कि उनके हथियार और बाकी सारी चीजें ईरान ही प्रोवाइड कराता है। तो ईरान की तरफ से ये बात बहुत क्लियर थी कि लेबनान भी इसमें शामिल रहेगा। अमेरिका को ये चीज शुरू से कम्युनिकेट की गई थी। अमेरिका ने कुछ समय मांगने के लिए, शायद से उनको कुछ समय चाहिए होगा,
इसलिए उन्होंने बोला है कि हाँ, जो भी बैक चैनल डिप्लोमेसी रही होगी कि हाँ ये चीजें उनको मंजूर है, लेकिन इजराइल क्योंकि इस चीज को मंजूर नहीं करेगा जी। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिन तक ये टिक पाएगा, क्योंकि हॉर्मुज जो है वो खुला नहीं है। ठीक और है। अगर इसी तरीके से लेबनान में हमले इजराइल की तरफ से होंगे तो ईरान फिर से मुझे लगता है इस युद्ध में उतर आएगा। जी संजीव जी, आपका क्या पक्ष है इसमें? बातचीत भी हो पाएगी? जो टेबल तक जाने की बातचीत हो रही है कि वक्त जो है रखा गया है सीज फायर के बीच में, यहाँ तक भी बातचीत पहुंचेगी या फिर ये अटैक जो है और ज्यादा एस्केलेट हो जाएंगे और वार्ता भी नहीं हो पाएगी? संजीव जी। देखिए मोनिका जी, मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि ये जो बातचीत है या जो सीज फायर हुआ है वो एक बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस वॉर है। ये इस युद्ध के समाप्ति की अभी शुरुआत है और इस प्रोसेस में लंबा भी समय लग सकता है यदि सहमतियां, जाहिर है कि विषय काफी जटिल है, मिसट्रस्ट बहुत ही ज्यादा गहरा है, तो ऐसे में आने वाले समय में अगर कुछ ब्रेकडाउन्स भी होते हैं तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा और ये ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। संभव है कि कोई बातचीत हो और जैसे कि अभी आप कैरन लेविट का आपने देखा कि उन्होंने वो जो ईरान का 10 पॉइंट है उसको डस्टबिन में फेंकने की बात कह डाली और वहीं पीट हेक्सिथ कह रहे हैं कि वो ईरान गिड़गिड़ा रहा था और हमने उसको एक तरह से ईरान के अन्य विनय को मान लिया और वहीं ईरान की तरफ से भी इसी तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो अप्रोच है उसमें अगर इसी तरीके का एक बहुत ही हार्ड लाइन अप्रोच अगर दिखा तो ऐसे में ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं और फिर से अटैक्स और काउंटर अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को देखता हूं कि हालांकि वर्तमान समय में ये जो पूरी सिचुएशन में पार्टीज हार्ड लाइन पे हैं, लेकिन दोनों के लिए भी ये विन विन सिचुएशन यही होगी कि वो अपनी जो शर्तें हैं उसमें टोन डाउन करें और एक विन विन फार्मूले की तलाश करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन उस प्रक्रिया में समय लग सकता है, वो उतना आसान नहीं होने जा रहा है, ये बात भी स्पष्ट है। लेकिन मैं संजीव जी, इससे पहले देखिए ईरान जो है वो लगातार ये कह रहा था कि बात भी तब होगी जब सीज फायर होगा और सीज फायर तब होगा जब अटैक्स रुकेंगे। अब अगर अटैक्स हो रहे तो फिर सीज फायर कहाँ है और अगर सीज फायर नहीं है तो फिर बातचीत कैसे होगी? ये कैसे इस पूरे सिनारियो को समझें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि आपस में बात हुई नहीं है, किसी पेज पर ये आए ही नहीं है, सब अपने अपनी तरफ से अपने बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, देखिए मैं मोनिका जी ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि दोनों ही पक्षों को नुकसान हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसने कई सारे अपने जो प्लेन्स हैं वो गंवाए हैं, 13 उनके जो सोल्जर्स हैं उन्होंने भी अपनी शहादत दी है। और इसी तरह से ईरान में अगर आप देखें तो भारी तबाही और बर्बादी उसका जो अनप्रेसिडेंटेड है, तो वहाँ पर जिस तरीके के अंदर के सिनारियोज हैं, जो तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने आएंगी जैसे जैसे वहाँ पे वो ईरान ओपन होगा, तो ऐसे में और इजराइल के अंदर भी काफी तबाही हुई है। वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं जिनका कि इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, वो सीधे सीधे हमलों का शिकार हुए हैं। दुबई, दोहा और जितने भी अन्य वेस्ट एशिया के जो सेफ डेस्टिनेशंस कहे जाते थे वो सब कुछ काफी डिस्टेबलाइज हुआ है। तो ऐसे में ये जो इम्पेरेटिव्स हैं सीज फायर को करने के, वो सभी के लिए थे। भले से बात कुछ कही जाए, लेकिन दोनों ही पक्षों को इससे जरूर राहत मिली है, पूरे विश्व को मैं कहूंगा राहत मिली है। और ये बुद्धिमत्ता ऐसी ही बनी रहे, ऐसी आशा की जानी चाहिए, ऐसी कामना की जानी चाहिए। ठीक है कर्नल दिनेश शर्मा, ये 15 दिन का सीज फायर रहेगा भी आपके हिसाब से अभी जो स्थिति चल रही है? देखिए मैडम, जैसा कि हमने पिछले सेगमेंट के अंदर बात की थी कि देखिए किसी भी नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जाने से पहले दोनों पार्टीज जो हैं अपने आप की किसी प्रकार की जो है पोस्चरिंग करते हैं कि ताकि नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जब जाएं तो उनकी बात में वजन हो। लेकिन हकीकत में या यथार्थ में ऐसा है कि जितनी भी पार्टीज हैं वो चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए, लेकिन वो ये नहीं दर्शाना चाहते हैं कि हम कमजोर पड़ गए हैं, जब हमने सरेंडर किया है इसलिए जो है हम नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं। अब जिस ढंग से अमेरिका ने कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके डिफेंस मिनिस्टर की, या जिस प्रकार से यहाँ से ईरान की तरफ से जो है स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो एक आउटसाइडर के तौर के ऊपर तो ये प्रेशर लगता है कि दोनों जो हैं अपनी अपनी बातों के ऊपर अड़े हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि कल जिस समय ठीक है ये लोग बातचीत करते हैं तो उसके अंदर से क्या वाया मीडिया निकलता है। कर्नल शर्मा, एक बड़ी खबर ले लें, आपके पास लौट रहे हैं गीतू मेरे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, मेरी सहयोगी। गीतू प्लीज ओवर टू यू।
देखिए बड़ी खबर आ रही है बेरूत से जुड़ी हुई, जहां पर इजराइल के हमले देखे जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बेरूत पर इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। बेरूत पर इजराइल के भीषण हमले, मजरा में अभी हैदर टावर पर अटैक किया गया है। तो इजरायली हमले में कई मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। लगातार इजराइल के जो भीषण हमले हैं वो जारी है और ऐसे में मजरा में अभी हैदर टावर पर अटैक किया गया है। इजरायली हमले में कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। भारी तबाही यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस तरह से लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है। और ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से इजराइल लगातार ये धमाके कर रहा है। बेरूत पर ये अटैक किया गया है और काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर होना बताया जा रहा है। तो लगातार मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक इजराइल की तरफ से चल रहे हैं और तकरीबन 10 मिनट के अंदर 100 जगहों को चिन्हित कर वहां पर अटैक भी किया गया। तो एक भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, कर्नल शर्मा आपके पास दोबारा से लौटे, संक्षेप में रखिएगा, अपनी बात पूरी कर लीजिए। दूसरा जो है, जैसे ही अब लेबनान का जो है काफी बड़ी तेजी के साथ जो है ईरान इस पॉइंट को उछाल रहे हैं, तो उसका भी ये भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि हम जो है अगर लेबनान के ऊपर जो है आपकी इजराइल जो है फायरिंग बंद नहीं करता तो हम सीज फायर को नहीं मानेंगे। एक प्रकार से ये प्रेशर टैक्टिक्स है। और दूसरा जो है लेबनान के जो इनके हिजबुल्लाह है उनको अपनी सॉलिडेरिटी दिखानी है कि देखिए हम किस क्रूशियल स्टेज के अंदर हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ हम चले तो इजराइल का क्या मकसद है? इजराइल चाहता है कि मुझे 15 दिन का रिस्पाइट मिला है इस सीज फायर के दौरान, तो अभी जो है मैं इसको जो है लेबनान के जो हिजबुल्लाह है इसको मैं डेसिमेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा ध्यान जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं होगा। उसके साथ साथ जैसा कि पहले सेगमेंट के अंदर हमारे साथियों ने बात की थी, एक सेकंड में मैडम 1 मिनट दीजिएगा, संक्षेप में रखिएगा, वक्त की लिमिटेशन है मेरे पास जी। जी ओके। इजराइल का जैसे उसकी इंटेंशन बहुत क्लियर है, वो नहीं चाहता कि किसी प्रकार से ईरान और अमेरिका के अंदर जो है समझौता हो जाए जिससे कि उसकी सैंक्शन हट जाए और वो ज्यादा पावरफुल बने। तो इजराइल हार्ट ऑफ हार्ट वो नहीं चाहता कि किसी प्रकार का ये सीज फायर चालू रहे और इनका आपस में कोई समझौता आया। जी मैडम। बिल्कुल कर्नल हिमांशी, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, एक तरफ देखिए ये भी एक आरोप ईरान की तरफ से लगा है कि उसके आसमान में अमेरिकी ड्रोन दिख रहे हैं। अब ये सीज फायर मान कौन रहा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अभी तक अटैक्स नहीं किए, इजराइल की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं और ये कहना कि अमेरिकी ड्रोन नजर आ रहे हैं। अब ये तो कहीं ना कहीं सवाल अमेरिका पर भी उठ जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि ये सीज फायर टूट जाएगा वक्त से पहले ही। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी अबाउट दैट मोनिका। देखिए, जैसा दिनेश सर भी पहले कह रहे थे कि जब आपकी सेनाएं वहां पे होती हैं तो आप रेकी और सर्विलेंस लगातार करते हैं, आप ऑब्जर्वेशन लगातार करते हैं। तो अगर वहां पर सर्विलेंस ड्रोन्स अगर घूम रहे हैं और हमले नहीं हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फौजें जहां भी रहती हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ रहती है। तो ये कोई रीजन नहीं होगा इस पूरे जो सीज फायर की कार्रवाई चल रही है उसको तोड़ने का। लेकिन हाँ, अगर कोई हमला होता है, अगर कोई ईरान की तरफ से उन ड्रोन्स को गिरा देता है या वो ड्रोन्स अगर किसी तरह से सर्विलेंस की बजाय अगर किसी और तरह की कार्रवाई करते हैं तो वो एक रीजन हो सकता है कि युद्ध विराम टूट जाए। अदरवाइज जस्ट बिकॉज कि कोई ड्रोन देखा गया है उससे मुझे लगता है कि ये सीज फायर नहीं टूटेगी, क्योंकि इस सीज फायर को तोड़ने के लिए इनफ कंटेंट डोनाल्ड ट्रंप भी दे रहे हैं और पीट हेग्सेथ ने भी दिया है। और जिस तरह की अपशब्द और जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है कि वो भी इनफ होगा अगर उनकी तरफ से वैसा कोई बयान आ गया। लेकिन क्योंकि इसमें ईरान से ज्यादा चाइना पीछे से बैक कर रहा है, तो अब जो हमें देखना है कि क्या अमेरिकन जो है वो उनके साथ कोई डील बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू स्ट्राइक कर पाते हैं। ठीक है, गीतू का एक बार फिर से रुक कर लेते। गीतू, क्या अपडेट आ रही है? बिल्कुल, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें मोनिका कि अमेरिका ईरान तनाव के बीच जिस तरह से कीर स्टारमर ने सऊदी अरब क्राउन प्रिंस से मुलाकात की है, तनाव को कम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। तो युद्ध विराम समझौते पर तालमेल के लिए बैठक जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कीर स्टारमर सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले हैं, तो तनाव को कम करने को लेकर कोशिशें जारी है। ये भी कहा गया है युद्ध विराम समझौते पर तालमेल के लिए बैठकें चल रही है। का नुकसान
नुकसान ना हो इसके लिए यहाँ पर जो तालमेल बिठाने की बात कही जा रही है उसके लिए बैठकें चल रही हैं। सीज फायर को लेकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि सीज फायर खत्म हो रहा है तो लगातार ये बैठकों का दौर शुरू हो चुका है कि किसी भी तरह से मध्यस्थता कराई जाए और शांति कराई जाए, जिसके चलते यहाँ पर जो बड़ी जानकारी सामने आई है कि कीर स्टार्मर सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले हैं और कोशिश की जा रही है कि मध्यस्थता हो और शांति बनी रहे, सीज फायर हो तो तनाव को कम करने की कोशिशें लगातार जारी है। अमेरिका ईरान तनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। युद्ध विराम समझौते पर तालमेल किया जा रहा है, यानी कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। किसी भी तरह से सीज फायर खत्म ना होने पाए, जो भी सहमति बननी है वो बने, इसको लेकर बैठकें शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। जिस बैठक का जिक्र यहाँ पर मेरे सहयोगी कर रहे हैं गीतू, बैठकों की तस्वीरें देखिए लगातार आनी शुरू हो गई हैं। और संजीव जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश की गई है वो उतनी कारगर नहीं होगी और इसीलिए बैठकों का दौर भी लगातार जारी है कि किसी भी तरीके से ये सीज फायर ना टूटे। एक तरफ तो हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से दिए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वो डर भी सबके मन में है कि संघर्ष फिर से शुरू ना हो जाए। देखिए, पाकिस्तान की भूमिका एक मैसेंजर की है, उससे ज्यादा उसकी भूमिका नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो राष्ट्र है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसका जो प्रभाव है, वो जाहिर है कि उसमें अनेक तरीके की आशंकाएं रहती हैं, नकारात्मकता है, आतंकवाद का एपी सेंटर स्वयं रहा है और आर्थिक रूप से भी और हर एक तरीके से वल्नरेबल कंडीशन में है। तो ऐसे में उसने एक मैसेंजर की भूमिका ठीक निभाई है और जाहिर है कि उसको एक्नॉलेज भी किया जाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा मैं उसकी भूमिका नहीं देखता। और ये जो सीज फायर हुआ है वो आगे भी सस्टेन करे, होल्ड करे, उसके लिए वैश्विक जो विश्व के बड़े नेता हैं, कीर स्टार्मर जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, चाइना की जो भूमिका है, भारत की भी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण हो सकती है, विश्व के अन्य जो नेता हैं वो भी अगर इसमें अपना पूरा प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हैं तो मैं जरूर देखता हूं कि ये होल्ड करेगा और ये जो बुद्धिमत्ता कायम हुई है आगे भी बनी रहेगी। और ये जो सिचुएशन है वो जाहिर है कि एक वैश्विक चुनौती के तौर पर भी आया है। इसी वजह से ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये हर्षित करने वाली तस्वीरें हैं कि जो विश्व के जो नेता हैं, और सऊदी अरबिया की मैं फिर से बहुत तारीफ करूंगा कि उनके ऊपर इतने हमले हुए, उसके बावजूद भी स्वयं जो दिखाया है उन्होंने वो अपने आप में रिमार्केबल है, रेयर है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं खामियाजा भी सर उनको उठाना पड़ रहा है ना, किस तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है। गीतू के पास एक और अपडेट आ रही है, गीतू प्लीज ओवर टू यू। बिल्कुल, और ये खबर बहुत बड़ी खबर है मोनिका। देखिए, जिस तरह से ट्रंप ने बयान दे दिया कि मिडिल ईस्ट में जो यूएस के सैनिक है वो वहीं पर मौजूद रहेंगे, उनकी तैनाती रहेगी। समझौता नहीं माना तो महाविनाश हो सकता है। ईरान से युद्ध पर ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया कि मिडिल ईस्ट में यूएस सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी। समझौता अगर नहीं माना तो महाविनाश हो सकता है। अतिरिक्त हथियार और गोला बारूद भी यहाँ पर इकट्ठे कर लिए गए हैं, तो अगली जीत के लिए पूरी तरह से तैयार है, ट्रंप कह रहे हैं। यानी सीज फायर की बात हो रही है और इस बीच ये बड़ा बयान है ट्रंप का कि मिडिल ईस्ट में यूएस सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी, वहां से यूएस सैनिकों को हटाया नहीं जाएगा। यानी अगली रणनीति ट्रंप की अब सबके सामने, वो क्या कुछ कर सकते हैं अगली जीत के लिए तैयार रहने की बात भी खुलेआम ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं। तो सीज फायर एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ जो यूएस सैनिक है वो तैनाती किए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि तैयारी अभी भी कम नहीं पड़ रही है अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल, अगीतो और दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी सभी अमेरिकी जहाज, विमान और सैन्य कर्मी अतिरिक्त गोला बारूद, हथियार और दूसरे सभी जरूरी सामग्री के साथ जो पहले से ही काफी कमजोर हो चुके दुश्मन को घातक ढंग से कुचलने और नष्ट करने के लिए उपयुक्त हैं, जरूरी हैं। ईरान और उसके आसपास तब तक तैनात रहेंगे जब तक कि वास्तविक समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता। अगर किसी भी वजह से ऐसा नहीं होता है तो उसकी संभावना कम है, तो गोलीबारी शुरू हो जाएगी, संघर्ष शुरू हो जाएगा और मुमकिन है कि ये पहले से ज्यादा तीव्र हो, कहीं ज्यादा बड़ा हो, बेहतर हो, शक्तिशाली हो। बहुत पहले ये तय हो गया था और तमाम झूठे दावों के बावजूद कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे और होर्मुज खुला और सुरक्षित रहेगा। इन सबके बीच ट्रंप का एक स्टेटमेंट आपको जरा सुनाते, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, जो स्टेटमेंट आपको बताया है ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर बहुत पहले ही तय हो गया था और तमाम झूठे दावों के बावजूद कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे और होर्मुज खुला सुरक्षित रहेगा। इस बीच हमारी सेना तैयारी कर रही है और आराम कर रही है।
वास्तव में अपनी अगली विजय की प्रतीक्षा कर रही है। अमेरिका वापस आ गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। जैसे कि जिक्र अभी किया भी हमने कि वहां पर अमेरिकी सेना जो है वो तैनात रहेगी। कर्नल हिमांशी, यानी कि कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी की बात तो हो रही है, लेकिन अगर आप माने नहीं हमारी शर्तों को तो उसके बाद आप समझिए, क्योंकि तैयारी हमारी पूरी है। मोनिका, ये युद्ध सिर्फ एक कह सकते हैं इस पे अल्प विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं लगा है, और जब तक पूर्ण विराम नहीं लगेगा ये सेंटेंस खत्म नहीं होगा। अमेरिकी सैनिक देखिए, जो यहाँ पर इस समय जो मिडिल ईस्ट के एरिया में तैनात हैं, उनको पता है कि वो अपने घर से बहुत दूर हैं, और लंबे इस जो 15 दिन का जो सीज फायर है उसमें उनको रेस्ट एंड रिकूप मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात उनके लिए भी होगी। देखिए, हम जो भी कहें, ईरानियन आर्मी जो है वो अपने घर में बैठी हुई है, चाहे वो कितने भी मजबूत हो, वो मैं कह सकती हूँ कि वो एक गरुड़ की तरह हैं जो जंगलों में रह के, और जो जिस तरह के IRGC के कमांडर्स हैं वो एक अलग तरह के होते हैं। अमेरिकन जो हम मरीन्स की भी बात करते हैं वो उतने ज्यादा बैटल हार्डन सोल्जर्स नहीं हैं। अमेरिकीज, उनको जरूरत है इस समय एक रेस्ट एंड रिकूप की, लेकिन अमेरिकन आर्मी तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक ये सीज फायर होने के बाद में भी लगभग 6 से 8 महीने का समय नहीं हो जाता है, क्योंकि सीज फायर वायलेशन कोई नई बात नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा था कि इजराइल ने 15,000 से ज्यादा गाजा में सीज फायर वायलेशन पहले किए थे। तो यहां पर तो एक जो बार बार बयान आ रहा है कि हमारी उंगली ट्रिगर पे है, अगर उस तरह के बयान आ रहे हैं तो ये भड़काऊ बयान ही है कि अगर किसी से थोड़ी सी भी चूक होती है तो ये सीज फायर बिल्कुल रेशम की डोर की तरह है जो उसी समय टूट जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिकन सैनिक जो हैं अभी नॉट जस्ट कि इस समय, बल्कि साल 2 साल तक उनकी वापसी की संभावना मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। जी मोनिका जी। ठीक है कर्नल शर्मा, लेबनान पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं और ईरान अपनी आपत्ति जाहिर कर रहा है, आपको लग रहा है उसकी इस आपत्ति को कंसिडरेशन में लिया जाएगा? हालांकि ईरान ये कह रहा है कि उसने पॉइंटर्स में भी इंक्लूड किया है। आपको लग रहा है कि इससे लेबनान पर अटैक्स रुकेंगे? क्योंकि ईरान ये लगातार कह रहा है अगर अटैक नहीं रुके तो संघर्ष विराम तोड़ देंगे। देखिए, आज की जो यथास्थिति है उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका जो है वो इजराइल को कहेगा कि आप ये इन लेबनान के ऊपर अटैकों को रोक दिया जाए। लेकिन ये एक प्रकार से जो है ईरान जो है एक नया जो है इरिटेंट्स जो है वो बीच में ला रहा है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं, ये एक प्रकार की प्रेशर टैक्टिक्स है। और इसके साथ जो आपने ब्रेकिंग न्यूज बताई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में, देखिए मेरा मानना है एज ए आर्मी मैन कि इसके अंदर कोई गलत बात या किसी प्रकार के जो भड़काऊ भाषण उन्होंने नहीं दिया। देखिए, हर एक देश जो होता जो युद्ध के अंदर होता वो अपनी सेना के लिए प्लान बी भी तैयार करके रखता है, वो पूरी तरह से प्रिपेयर है। अगर ये समझौता जब पूर्ण युद्ध विराम हो जाता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है फोर्सेज जो है वहां से विड्रॉल कर ले जाएंगी, जो कि एक्स्ट्रा फोर्सेज है। अभी तो उन्हें हर हालत के अंदर प्रिपेयर रहना है। जैसे हमारे साथी ने बताया, मैडम ने बताया कि मतलब वो लोग जो है हजारों किलोमीटर दूर हैं अपने देश से, अपने अमेरिका से, और वेयर जो है ईरानी आर्मी जो है वो अपने घर के अंदर लड़ रही है। तो आप इन ट्रुप्स को जो है अभी विड्रॉ वहां से करके और 15 दिन के बाद जो है आप उनको वहां पर लाते हैं, तो ये मिलिट्री टर्मिनोलॉजी के अंदर जहाँ मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए एक ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ट्रुप्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 24/7 जब तक कि पूरी तरह से शांति स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक जो है वो ट्रुप्स को अपना रेडी पोजीशन में रखेंगे। और जितने भी उनका वैक्यूम या लॉजिस्टिक्स के अंदर किसी की कमी आई है उसको वो जो है ये 15 दिनों के अंदर पूरा करेंगे ताकि वो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए तैयार रहे। लेकिन आज की तारीख के अंदर हालांकि मुझे नहीं कर्नल लगता है शर्मा कि ये ईरान के लिए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यही तो वो नहीं चाह रहा था कि संघर्ष विराम हो और उसके बाद अमेरिका को और इजराइल को जो है वो आराम करने का वक्त मिले, वो फिर से वो रिफ्यूलिंग करें और ज्यादा ताकत के साथ अटैक करें। यही तो वो नहीं चाह रहा था, वो तभी तो थका रहा था अमेरिका को। नहीं मैडम, देखिए ऐसा है, आप कहने के लिए जो है आप कुछ भी कह सकते हैं कि हम लंबा युद्ध खींचेंगे, 6 महीने तक करते रहेंगे, लेकिन हार्ट ऑफ हार्ट जो है ईरान भी चाहता था कि अब युद्ध जो है समाप्त होना चाहिए। जिस प्रकार से उसके ऊपर जो है
सर मैंने इसी बात का जिक्र किया कि वो चाहता था युद्ध समाप्त हो, सीज फायर ना, वो चाहता था कि अंत हो, जबकि अमेरिका कह रहा था कि अभी युद्ध रोक लेते हैं कुछ वक्त के लिए ताकि वो फिर से पूरी ताकत के साथ वापसी करे। जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, ये बात नहीं है मैडम। इनकी ये शर्त थी कि अमेरिका ने कई बार कहा था कि युद्ध के दौरान ही हम बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ईरान ने नहीं माना था। ईरान ने कहा था हम बातचीत तब करेंगे जबकि युद्ध का पूर्ण विराम हो जाएगा। अगर ऐसी बात थी तो ऑल ऑफ ए सडन जो है ईरान ने अपना सोच को क्यों बदला, उन्होंने क्यों सीज फायर को मानने के लिए तैयार हो गए 15 दिन का। तो बेसिक जो है ईरान भी अंदर से काफी कमजोर हो चुका है। अगर उसकी पूरी तरह से हार नहीं हुई है, लेकिन उसको टैक्टिकल जो उसकी टैक्टिकल डिफीट हुई है, जब उसको जो इकोनॉमिकली जो नुकसान हुआ है, वो चाहता था कि किसी तरह से ये युद्ध शांत हो जाए और कोई ना कोई, इसीलिए बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी, इसीलिए जो है पाकिस्तान ऑल ऑफ ए सडन जो है बीच के अंदर आ गया। खैर पाकिस्तान का तो अलग ही रोल है। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको क्यों चुना पाकिस्तान को, क्योंकि उसके अपने साथी जो नाटो के हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे थे, तो उसने कहा कि मुझे एक आज्ञाकारी सेवक चाहिए, तो उन्होंने पाकिस्तान को जो है नॉमिनेट कर दिया, भाई आप बातचीत कर लो और हम कर लेते हैं। अदरवाइज तो टर्की भी था, इजिप्ट भी था, बाकी और कंट्रीज के भी बीच में मध्यस्थता कराने के लिए आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को ही चुना क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये जैसा हम इसको कहेंगे ये वही करेगा। यहां तक कि उन्होंने अपना ड्राफ्ट भी दिया, ड्राफ्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का। तो जिस व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, जबरदस्त ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर हुई है जी, ट्रोलिंग हुई है और आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया किस प्रकार की आपकी ब्यूरोक्रेसी है, किस प्रकार के आप लीडर हैं, कि आपकी बुद्धि का इतना भी विकास नहीं हुआ कि यार किसी ने ड्राफ्ट दिया है तो कम से कम वो तो निकाल दे, ड्राफ्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपने उसी को जो है अपलोड कर दिया, आपने किया या आपके करिंदों ने किया है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीडर की होती है ना, चाहे सबऑर्डिनेट कोई भी गलती कर दे। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया और ये जाहिर कर दिया है कि आप ट्रंप के गुलाम हैं, चाहे वो मुनीर है, चाहे वो शहजाद शरीफ है। शरीफ तो खैर सरनेम है, पर वो तो सर अब उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। संजीव जी चलते चलते आपसे कमेंट लूंगी, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आपको क्या स्थिति नजर आती है, क्योंकि इस युद्ध के बाद कहीं ना कहीं अगर देखें तो ईरान को ये तो समझ में आ गया कि उसके पास तुर्क का इक्का है, शायद उसको पहले इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है आपको क्या लग रहा है, ईरान क्या अगर बातचीत नहीं हो पाती है तो एक बार फिर से इस पर अड़ जाएगा? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान एक अपने स्ट्रेटेजिक पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये जो ईरान का व्यवहार है, ईरान की इस्लामिक रिजीम का जो व्यवहार है, वो इंटरनेशनल मैरीटाइम जो रूल्स है उसका क्लियर वायलेशन है, अनक्लॉज का वायलेशन है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक नेचुरली बिल्ट इंटरनेशनल वाटरवेज है, ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं और जिसके के ऊपर कोई टैक्स इत्यादि लेवी इत्यादि नहीं लगाई जा सकती, कोई इस तरीके का वसूली वहां पर नहीं की जा सकती। अगर इसी तरीके के वायलेशंस होते रहे तो फिर स्टेट ऑफ मलक्का और स्टेट ऑफ जितने भी अदर इसी तरीके के स्ट्रेटेजिक जो वाटरवेज हैं वहां पर राष्ट्र अपनी वसूली शुरू कर देंगे। तो ये जो पूरा ईरान के द्वारा जो किया गया है वो इस युद्ध की स्थिति में इसका जो इस्तेमाल उसने किया है, लेकिन ईरान को इसको ओपन करने के सिवा उसके पास भविष्य में कोई विकल्प नहीं होगा। यदि ईरान इसको ओपन करने की तरफ कोई एडमेंट रुख अख्तियार करता है तो ऐसे में ये सीज फायर को ब्रेक डाउन भी कर सकता है और ईरान के ऊपर फिर से बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। तो ये ईरान जरूर अभी एडमेंट रुख स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में भी दिखा रहा है। संजीव जी, मुमकिन है कि अभी जो देश हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं या फिर जो ग्रुप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, चाहे नेटो की बात करें, उसके बाद उनका हस्तक्षेप भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही था, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो देखना होगा क्या कुछ होता है आगे इस पूरे घटनाक्रम में, ये सीज फायर क्या टूटता है और क्या लेबनान पर अटैक्स रुकते हैं, क्योंकि ईरान आपत्ति जाहिर कर रहा है लेकिन इजराइल यहां पर मान नहीं रहा। अमेरिका का क्या रुख रहने वाला है, क्या ये 10 पॉइंटर्स में शुमार है, क्या ये कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट है, क्या बातचीत होगी इस्लामाबाद में, बहुत सारे सवाल हैं जिनके लिए इंतजार हमें करना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।